चलो सो गाइस, हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आगे बढ़ने से पहले पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो पहले लाइन पे दिया है टू डिसाइड वेदर टू पे टैक्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ओके, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था क्लास में शाहरुख खान का, शाहरुख खान को इंडिया के बाहर इनकम मिला है। नाउ ही वांट्स टू नो कि एम आई लायबल टू पे टैक्स आउटसाइड इंडिया और इंडिया, ये इससे पता चलेगा। या आईपीएल के लिए बाहर के लोग, डेविड वार्नर बाहर से इंडिया में आते हैं आईपीएल खेलने के लिए, वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो यहाँ पे पैसा कमाया वो इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो उनके लिए चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली दिस चैप्टर वी हैव टू डिसाइड कि वेयर यू लायबल टू पे टैक्स। अच्छा, व्हाट इज द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया अलग अलग एसएससी के लिए अलग अलग है। जैसे इंडिविजुअल है तो पीरियड ऑफ स्टे है, एचओएफ प्लेस ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट, कंपनी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, एंड बाकी सभी एसएससी के लिए है प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब भी एग्जाम में रेसिडेंट स्टेटस का क्वेश्चन आएगा ना, अपने को स्पेशली फॉर इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा संभल के करना है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स मैंने आपको दिए। पहला, सिटीजनशिप ऑफ कंट्री एंड रेसिडेंट स्टेटस आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो आप इंडिया के सिटीजन हो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया के रेसिडेंट भी हो। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बट बिफोर गोइंग अहेड, आप बताइए कि हाउ टू बिकम इंडियन सिटीजन। कैसे बनते हैं, मैंने क्लास में आपको पढ़ा है। पहला ऑप्शन मैंने कहा था जिनका जन्म कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 26 जनवरी को। ठीक है, इन समय में जिनका बर्थ इंडिया में हुआ है, क्या इंडिया में बाय बर्थ, वो है इंडियन सिटीजन। ये पहला क्राइटेरिया है। सेकंड, ये 87 है। 1787 के बाद 31 दिसंबर 2004, दो ऑप्शंस गवर्नमेंट ने दिए, या तो बाय बर्थ होना चाहिए या फिर आइदर मॉम और डैड आपके होने चाहिए इंडियन सिटीजन। तो जैसे पीरियड आगे गया गवर्नमेंट चीजें चेंज कर दी गई। ये एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, आपको आपको दिया जाएगा, बट इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज। देन 31 दिसंबर 2004 से टिल डेट दोनों है, बर्थ भी है प्लस मॉम और डैड इंडियन सिटीजन। करेक्ट ना? तो ये ऐसे केस में आप क्या बन जाओगे, इंडियन सिटीजन बन जाओगे, है ना। ये और है, यहाँ पे दोनों चलेगा। सो दिस इज द वे यू कैन बिकम इंडियन सिटीजन। इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, टेंशन मत लो। अच्छा, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल आपको रिप्लाई आ जाएगा। देन फिर आपको ये पढ़ना है सेकेंड पॉइंट, कि अगर आप, ये बंदा शिप पे रह रहा है, जो शिप टेरिटोरियल वाटर्स में है ना, विद इन 200 नॉटिकल माइल या विद इन 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल कितना होता है, 12, तो उसका स्टे इंडिया में माना जाएगा। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब इसमें अपन ने क्लास में क्वेश्चंस किए थे, वापस बता रहा हूँ। एग्जाम में दो तीन प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। सपोज अगर आने जाने का समय नहीं दिया है, पहला पॉसिबिलिटी जो मैंने यहाँ पे दिया है, तो दोनों दिन को पूरा काउंट करना है। अगर आने जाने का समय नहीं दिया है तो दोनों दिन को क्या करना है, पूरा काउंट करना है। लेकिन अगर आने जाने का समय दिया है तो उसको फिर नंबर ऑफ आवर्स पे जोड़ना है। मतलब जिस दिन है उस दिन इंडिया में कितने घंटे थे, जिस दिन के उस दिन इंडिया में कितने आवर्स थे, दोनों मिला के अगर 24 होता है तो एक दिन लेना है, दोनों मिला के होता है तो 24 है तो एक दिन, नहीं तो फिर छोड़ देना है। तो ऐसे नंबर ऑफ डेज काउंट करना है। तीसरा क्वेश्चन आएगा, आने का डेट दिया जाएगा, जाने का नहीं दिया जाएगा, तो उसमें अपने को 31 मार्च लेना है, क्योंकि रेसिडेंट स्टेटस प्रीवियस ईयर के लिए होता है। एंड चौथा,
जाने का डेट दिया जाएगा, आने का नहीं देंगे, तो वो 1 अप्रैल से काउंट करना है, क्योंकि रेसिडेंट स्टेटस अपने को निकालना है फॉर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो आने जाने का समय नहीं दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 अप्रैल होगा, एंड पॉइंट 31 मार्च होगा। उसके आगे का जो समय है वो इंडिया में रहेगा, और वो पीरियड अगले साल के लिए काउंट होगा, इस साल के लिए काउंट नहीं होगा। तो गाइस अगर आप ये 4 चीजें लर्न करते हैं तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक चीजें। नाउ अपन डिस्कस करेंगे रेसिडेंट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ठीक है, आपको भी मेरे साथ चीजें लिखते जाना है फटाफट, ताकि आपका भी थोड़ा नोट्स रेडी हो जाएंगे। इसका डिस्कस करेंगे पहले इंडिविजुअल का। ओके, नाउ इंडिविजुअल का स्टेटस जो है उसमें 2 पार्ट है, सबको पता है। 61A है एंड 61C है ना। ये 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई एक भी होती है तो भी रेसिडेंट बनेगा, दोनों हो गए तो भी रेसिडेंट बनेगा, है ना। मतलब ये दोनों कंडीशन ठीक हो गई, या एक होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ये होगा, तो ये कुछ भी है तो क्या बनेंगे, रेसिडेंट। एंड दोनों नहीं होते तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना कि देयर आर 2 कंडीशन, क्लॉज ए एंड सी, है ना। सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज सी दोनों फुलफिल होता है तो रेसिडेंट, दोनों में से एक है तो भी रेसिडेंट, दोनों नहीं होता है तो नॉन रेसिडेंट। तो अपन क्या करते हैं, मस्त भी क्या भी कंडीशंस पढ़ते हैं कि 61A में क्या है और सी में क्या है। पहला, आपका इंडियन में स्टे कितना होना चाहिए, 182 और मोर, मतलब एग्जैक्टली 188 तो भी चलता है, पॉइंट टू बी नोटेड। बच्चे एग्जाम में सोचते हैं कितना कहा था सर ने, एग्जैक्टली 182 है तो भी चलेगा। तो अगर आपका स्टे इंडिया में 182 है उससे ज्यादा है तो आप रेसिडेंट बन जाओगे, नहीं है 182 उससे कम है तो फिर दूसरा ऑप्शन है 16 एंड 4 साल में 365, है ना। तो 61C क्या बोलता है, जो अपना प्रीवियस ईयर है उसमें स्टे कितना होना चाहिए, स्टे मोर देन इक्वल टू 60 डेज प्लस लास्ट 4 इयर्स में, लास्ट 4 ईयर में आपका स्टे कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 365 होना जरूरी है, और ये प्लस है मतलब कंपलसरी है। तो 1 में ओनली 182 है उससे ज्यादा है, अगर नहीं हो रहा है तो 60 प्लस 365 इन लास्ट 4 इयर्स। तो ये चारों साल का मिला के 365 होना चाहिए। ईयर वाइज कितना इंपॉर्टेंट नहीं, अपने को एग्जाम में 4 साल का टोटल करना है। ऐसे भी हो सकता है कि वो 3 साल इंडिया में नहीं था और एक ही साल पूरे साल इंडिया में चलता है, 4 साल का अपने को कंबाइन चाहिए, इंडिविजुअल जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होता है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। ठीक है, दोनों नहीं हुआ तो दोनों में से दोनों हुआ, एक हुआ रेसिडेंट। यहां तक समझा क्या, कमेंट में टाइप करके भेजना है। ठीक है, नाउ अब ये जो कंडीशन 2 है उसमें एक्सेप्शन है। नाउ व्हाट इज दैट एक्सेप्शन, इसमें जो 60 एंड 65 था ना उसकी जगह पे होगा 182 डेज प्लस 365 डेज। तो जो अभी अपन एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए क्या होगा, 60 को रिप्लेस किया जाएगा विथ 182। फिर आपके मन में एक स्वाभाविक क्वेश्चन आता है कि सर 182 हो रहा है तो फिर यही पे फुलफिल होगा, करेक्ट है वो। अगर 182 हो रहा है तो फिर वो 618 के हिसाब से रेसिडेंट बन ही रहा है, तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बट अभी हर एक इंस्टीट्यूट अलग अलग तरह से करता है, तो अपन को मैं आपको थ्योरेटिकल अप्रोच बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें अलग अलग होती है। बट एग्जाम में अगर 182 है तो फिर डायरेक्टली वो 618 के हिसाब से रेसिडेंट है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी बच्चों का क्वेश्चन आता ही है इस, अगर वो 182 हो रहा है तो फिर ऊपर बैठेगा, एकदम सही बोल रहा है। अगर 182 हो रहा है ना, तो फिर 365 एप्लीकेबल नहीं होगा, वो ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया आपका। बट किन के लिए, पहला इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन शिप। सो दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, ए में 2 एक्सेप्शन है, दोनों में अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट और अ मेंबर ऑफ क्रू। अच्छा, खाली शिप से जाके मतलब नहीं, एज अ मेंबर ऑफ क्रू जाके इंपॉर्टेंट है, मतलब आप और मैं पैसेंजर है, हम शिप से गए तो अपने लिए नहीं होगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होने के लिए आपको क्रू मेंबर बनना जरूरी है। तो एज ए एम्प्लॉय अगर आप जा रहे हैं इन दैट कैपेसिटी उस शिप पे, तो फिर आपके लिए
182 मिनिमम होगा, 60 अप्लाई नहीं होगा। एंड दूसरा, जो बंदा इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है, तो गाइस पहले एक्सेप्शन में जो दो है उसमें आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, जो बी एक्सेप्शन है उसमें आप इंडिया में आ रहे हो, उसमें आप इंडिया में आ रहे हो, तो इंडियन ओरिजिन है तो उसके लिए भी कितना होगा, 182 एंड 365 होगा। द क्वेश्चन है हु इज इंडियन ओरिजिन, आप बता सकते हैं क्या? एकदम सिंपल, जिनका जन्म मैंने दिया है अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, इफ ही हिमसेल्फ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरल पैटरल मतलब मॉम के साइड, डैड के साइड, वेर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। सो व्हाट इज अनडिवाइडेड इंडिया? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, तीन शब्द, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बीजी। तो अगर इन तीन कंट्रीज में 1947 के पहले अगर आपका, आपके माता पिता का, माता पिता के माता पिता का, इसमें से किसी का भी जन्म हुआ है तो आपको क्या बोला जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। अब इसमें आप बोलेंगे सर इमेजिन करो आपके ग्रैंड मदर, एज्यूम करो उनका एज, मतलब उनका जन्म 1947 के पहले हुआ है, अंडर इंडिया में हुआ है, तो टेक्निकली हम सब भी इंडियन ओरिजिन बन गए। लेकिन ये एक्सेप्शन अप्लाई कब होगा? जब आप बाहर से इंडिया में आ रहे हो तो ऑन अ विजिट, जो ऑलरेडी इंडिया में है, जैसे मैं इंडिया में हूँ, मेरे ग्रैंड मदर का जन्म 1947 के पहले हुआ है, एज्यूम करो, फिर मेरे को ये यहां तक मैं आऊंगा ही नहीं, है ना? आप समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि मैं इंडिया में छू, हाँ मैं अगर बाहर से इंडिया में विजिट करने आता तो देखा जाएगा। सो मैं पर्सन ऑफ इंडियन हूँ, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैं विजिट करने के लिए नहीं आया हूँ, तो सब जगह पे अप्लाई नहीं करना है। आप विजिट करने आ रहे तो ये एक्सेप्शन अप्लाई होगा, फिर 182 एंड 365 लिया जाएगा, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये दो एक्सेप्शन में 60 की जगह कितना लेंगे अपन? 182 लेंगे। मतलब अच्छा, फिर इसमें बच्चों का क्वेश्चन है कि सर ये 182 प्लस 365 लेना है क्या? यस, क्योंकि ये 60 को रिप्लेस कर रहे हैं, 365 को नहीं, तो 182 प्लस 365 होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गए दो एक्सेप्शन। अभी क्या हुआ, जैसे काफी लोगों के लिए 182 है, लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू स्टे हियर फॉर लेस देन 182 डेज, क्योंकि 182 बन गए तो रेसिडेंट बनना पड़ेगा, रेसिडेंट बनेंगे तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स अवॉइड करने के लोग प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। जैसे आपके सिस्टर ब्रदर इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, वो इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन, तो वो अगर वो भी क्या करेंगे, लेस देन 182 डेज रहेंगे, तो उन लोगों को पकड़ने के लिए जो लोग टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इंडिया में टैक्स न देना पड़े, इसमें एक्सेप्शन, ये जो पार्ट भी है ना, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन लाया गया, एक्सप्लेनेशन लाया। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, जिसका इंडिया में इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द पीरियड ऑफ 180 days shall be replaced by 120 days। मतलब क्या है कि 182 का कंडीशन कम करके 120 किया गया, बट 120 खाली डेज नहीं, आपका इंडिया में इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से ऊपर होना चाहिए। एंड अगर ये होता है तो आप रेसिडेंट तो बनते हो, आगे का भी काम हो गया, आपको RNOR माना जाएगा। तो जो लोग इंडिया में विजिट करने आ रहा है 182 प्लस 365 है तो होगा ही, उससे कम है, उससे क्या है, कम है, मतलब अपना सेकंड एक्सेप्शन क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडिया में विजिट करने आया है, सही है ना? तो उसके लिए दो आंसर्स होंगे, एक स्टे मोर देन 180 प्लस 365 डेज, तो इसमें दो आंसर्स, यस है तो वो रेसिडेंट बनेगा, नो है तो नॉन रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, एंड सपोज दूसरा क्राइटेरिया क्या है, स्टे ग्रेटर देन 120 बट लेस देन 182 प्लस इंडियन इनकम एक्सिड्स 15 लाख। तो अगर दोनों हो रहा है तो फिर वो RI प्लस RNOR बनेगा। तो ऐसे देखना है, तो जब भी इंडियन ओरिजिन का क्वेश्चन आएगा, इसमें भी हो सकता है यस और नो, इसमें भी दो आंसर लिख देता हूं,
या तो होगा या तो नहीं होगा। होगा तो आर आई प्लस आर एन और बनेगा, नहीं हो रहा है तो ओनली एन आर बनेगा। सो ऐसे एग्जाम में आपको मस्त की कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। एग्जाम में अपने को क्या करना पड़ेगा, मस्त के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। समझा के बताओ आपको, है ना। सो 182 या से ज्यादा है तो फिर वो है, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। बट अगर 120 से ज्यादा है, इनकम भी है, दोनों है, प्लस है और नहीं, कंपल दोनों साथ में होना चाहिए। तो आर आई प्लस आर एन आर बनेगा, एन एन आर बनेगा। ठीक है, तो ये आप लिख के रखना, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नाउ अभी जो क्रू मेंबर है, अब ये लोग इंडिया के बाहर कब गए कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने बोला है कि उनका एक सर्टिफिकेट है जिसका नाम है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो जिस दिन आपने ज्वाइन किया एंड आपने साइन ऑफ किया, ज्वाइन टू साइन ऑफ इंडिया के बाहर माना जाएगा, बाकी का स्टे इंडिया में माना जाएगा। ठीक है, अब ये था 61। नाउ एक नया क्लॉज लाया गया, डीम रेसिडेंट 61A। अभी 61A क्यों लाया गया, इमेजिन करो मेरा इंडिया में स्टे खाली 40 दिन ही है, बताओ फिर 40 दिन तो ऊपर कहीं भी आप फिट नहीं होगे। तो अगर आपका स्टे 40 दिन ही है तो आप नॉन रेसिडेंट बनोगे। तो काफी लोग क्या करते हैं, टैक्स इवेजन करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। दे स्टे इन अ कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री फॉर पर्टिकुलर डेज, सो दैट दे आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन दैट कंट्री। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने नया कॉन्सेप्ट लाया, डीम टू बी रेसिडेंट, जहाँ पे स्टे का क्राइटेरिया नहीं है, 3 कंडीशन है कि आप इंडियन सिटीजन हो, यस, आपका इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा है, क्या है, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। तीसरा, आप किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे हो, नॉट लायबल हो, नहीं दे रहे हो, नहीं, नॉट लायबल हो, क्यों, क्योंकि आपने स्टेटस ऐसे मैनेज किया है कि आपको टैक्स देने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आप क्या बनोगे, रेसिडेंट प्लस आर एन और बनोगे। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो 61 एंड 61A दोनों फिल्टर जब तक चेक नहीं होते तब तक आप रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कुछ भी नहीं लिखोगे। बच्चे आधा ही प्रोविजन अप्लाई करके लिखाते हैं, तो प्लीज चेक करो। अच्छा, रेसिडेंट बन जा रहा है तो प्रॉब्लम खत्म, बट जहां पे आपको लगता है कि वो नॉन रेसिडेंट है, एक बार 61A भी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टे का कुछ क्राइटेरिया नहीं है। ऊपर स्टे की वजह से अपन फेल हो सकते हैं, बट यहाँ पे फेल होने का कोई चांस नहीं है। तो अगर ये ऐसा करना है तो 61A भी अप्लाई करना है। तो 61A किसके लिए अप्लाई होगा, 61A किसके लिए अप्लाई होगा, सबसे पहला आप इंडिविजुअल हो, प्लस आप इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन हो, प्लस अच्छा इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहे हो, मतलब सेटल्ड कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, एंड कमिंग टू इंडिया ऑन विजिट, बराबर है। ये 3 कंडीशन है। अभी इसमें देखा जाएगा आपका इनकम, एक्सेप्ट फॉरेन इनकम अप टू 15 लाख है, या एक्सेप्ट फॉरेन इनकम अबव 15 लाख है। तो अगर ऐसा है ना, तो फिर उसमें 2 चीजें देखेंगे, क्या देखेंगे बताओ, बताओ फिर कैसे करेंगे, ये समझा आपको। तो ऐसे आपको देखना है, ये सभी कंडीशन एक्सेप्ट फॉरेन इनकम अबव 15 लाख है, तो आप क्या बनोगे, रेसिडेंट प्लस आर एन और बनोगे। एंड यहाँ पे नहीं तो ऊपर देखना है, फिर नहीं तो फिर नॉन रेसिडेंट बनोगे। तो ऐसे आपको चेक करना है कि इनकम है क्या, ये सभी कंडीशन प्लस इनकम, ठीक है। लेकिन 61 में आने के लिए आपने को कंपलसरी क्या बोला है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, ये चीज मत भूलना, है ना। तो इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, इंडिया में इनकम, एंड नॉट लायबल टू पे टैक्स एनीवेयर, तो वो भी आपको देखना क्या है, जरूरी है। ठीक है, चलो, तो ये था एक रैपिड फॉर रिवीजन ऑफ 61। आई होप इट इज क्लियर। नाउ 61 या 1A में, बट 1A में तो डायरेक्टली फिक्स है डीम रेसिडेंट, मतलब आर एन और फिक्स है। अगर 61 में अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो फिर आपको एडिशनल 2 कंडीशन चेक करना है इन 66। क्या 2 एडिशनल कंडीशन है,
अच्छा, ये एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल करेंगे तो आर ओ आर, दोनों में से एक करेंगे तो आर एन ओ आर, दोनों नहीं करेंगे तो आर एन ओ आर। क्या बनेंगे अपन? आर एन ओ आर बनेंगे। तो he has been resident Indian out of 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। मतलब जो बंदा रेसिडेंट बना है तो पहले चेक करने की पिछले 10 साल में 2 बार उसको रेसिडेंट बनना है एज पर अबव क्राइटेरिया। इसमें प्रीसीडिंग बोला है, मतलब करंट प्रीवियस ईयर काउंट नहीं करना है, उसके पहले के 10 एंड उसके पहले 7 साल में, करंट प्रीवियस ईयर के पहले 7 साल में इंडिया में होना चाहिए 730 या उससे ज्यादा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होता है, ये दोनों हो गए फुलफिल, टाक टाक। तो क्या बनेगा? आर ओ आर। अदरवाइज इन ऑल केसेस क्या बनेगा? आर एन ओ आर बनेगा। और ये अपन ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जहां जहां पे ऊपर आर एन ओ आर लिखा है कंडीशन सी एंड डी इज ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, ये ऊपर देखो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आर एन ओ आर लिखा है और यहाँ पे आर एन ओ आर है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। तो गाइस ये था रिवीजन फॉर 6-1 इंडिविजुअल। तो अभी एग्जाम में आप क्या करोगे? जब 6-1 आता है आपको 6-1 ए भी अप्लाई करना है ना? एंड फिर देखते जाना है कि कहाँ कहाँ पे फिट होता है। अगर कहीं पे भी फिट नहीं होता है तो नॉन रेसिडेंट, अदरवाइज आपको चेक करना है। तो ये दोनों सेक्शन एग्जाम में अप्लाई करने के बाद डिसीजन लेना है। चलो नाउ एच ओ एफ। एच एफ के लिए क्या क्राइटेरिया है? बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। क्राइटेराइज प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट? सिंपल लैंग्वेज में जहां से अपन बिजनेस मैनेज करते हैं। जहां से बिजनेस के की डिसीजंस लिए जाते हैं। तो अगर पूरे डिसीजन इंडिया में हो रहे तो रेसिडेंट, पार्टली इंडिया में पार्टली इंडिया के बाहर हो रहे तो भी रेसिडेंट, पूरे इंडिया के बाहर हो रहे हैं तो नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे कर्ता कहाँ पे रह रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी फैमिली कहाँ पे रहती है इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसीजन कहाँ से ले जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है नॉट वेयर कर्ता इज स्टेइंग, देखना है कर्ता डिसीजन कहाँ से ले रहा है, तो उसके हिसाब से बनेगा। एंड एक बार ये बन गया रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, फिर आरओआर डिसाइड करने के लिए कर्ता का स्टे देखना है। तो सेक्शन 6.2 में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान में रखना है। 6.2 डील्स विथ रेसिडेंट स्टेटस ऑफ एचओएफ। चलो ये तो आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला अपन क्या देखेंगे? प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टू डिसाइड रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। व्हाट इज प्लेस ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट? जहां पे डिसीजंस लिए जाते हैं। अभी आर आई बनने के बाद देखोगे आप आर ओ आर, आर एन ओ आर, उसके लिए देखना है अपने को कर्ता का स्टे एंड नॉट प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी अपन जब जाएंगे आर ओ आर एन ओ आर पे तो फिर पोएम ये काम का नहीं है, ये काम है ओनली अप टू फर्स्ट स्टेज टू डिसाइड आर एन आर। ये बनने के बाद अपने को देखना है कि जो प्लेस ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट है उसके बाद, मतलब रेसिडेंट तो बन चुका है, अभी आर ओ आर एन ओ आर के लिए देखना है कर्ता का स्टे क्या है। समझा आपको? ये स्ट्रक्चर आपको मेरे साथ लिखते जाना है। तो कर्ता अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल करता है एडिशनल तो एच रेसिडेंट बनेगा, कर्ता दोनों फुलफिल करता है तो रेसिडेंट, दोनों फुलफिल नहीं करता है तो आर एन ओ आर बनेगा। मतलब कर्ता ने दोनों फुलफिल किया रेसिडेंट मतलब आर ओ आर बनेगा, तो कर्ता ने दोनों फुलफिल किया तो आर एन ओ आर, दोनों में से एक किया, बताओ क्या होगा? है ना, मैंने पर्पजफुली कंफ्यूजिंग बोला है क्योंकि देखो मैं कुछ भी बोलूंगा आपको बताना सही है गलत है। बताओ क्या है एडिशनल कंडीशन? दो है ना, तो दोनों ठीक है तो आर ओ आर, एंड ये है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, तो इसमें आर एन ओ आर और इसमें बनेंगे आर ओ आर। तो कर्ता अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो एच ओ एफ आर ओ आर बनेगा, दोनों में से एक भी नहीं कर रहा है या दोनों नहीं कर रहा है तो कर्ता जो अपना एच ओ एफ है उसका स्टेटस आर एन ओ आर होगा। ठीक है, अच्छा कर्ता का स्टेटस अलग होता है, एच ओ एफ का स्टेटस अलग, एग्जाम में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। सो प्लीज चेक करो एग्जाम में कि कर्ता का
रेसिडेंट पूछा या HUF का, कर्ता का रेसिडेंट स्टेटस एज ए इंडिविजुअल डिसाइड होगा क्योंकि दोनों के रिटर्न अलग अलग जाएंगे, है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था एक HUF का समरी। आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, है ना, वन इज इंडियन इनकम एंड वन इज फॉरेन इनकम। अभी अपन ने दो स्टेटस कंप्लीट किए, कौन से, रेसिडेंट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, रेसिडेंट स्टेटस ऑफ HUF। अब इसके बाद दो कैटेगरी की इनकम है, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। अभी आप बोलेंगे इसका फायदा क्या है, ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको टैक्स कहाँ पे देना है, कौन सा इनकम कहाँ पे टैक्सेबल है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इनकम, इसलिए उसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड योर इनकम। तो इनकम के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप टैक्स इंडिया में दोगे या इंडिया के बाहर। तो पहले देखते हैं इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। एकदम सिंपली एंड क्विकली आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। फॉरेन इनकम में सब कुछ इंडिया के बाहर हो रहा है, ड्यू एंड रिसीव्ड, फॉरेन इनकम। अदरवाइज इन ऑल केसेस वो इंडियन इनकम होगा, एकदम सिंपल। तो ड्यू भी इंडिया के बाहर, रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर, फॉरेन इनकम। बट इसमें से एक भी इंडिया में होता है तो इंडियन इनकम। देखो यहाँ पे दिया है, पहले किसमें देखो, रिसीव्ड एंड एक्रू दोनों इंडिया में हो रहा है, इंडियन इनकम। यहाँ पे रिसीव्ड इंडिया में हुआ है, बट एक्रू कहाँ पे हुआ है, आउटसाइड इंडिया। एक्रू कहाँ पे हुआ है, आउटसाइड इंडिया। तो एक इंडिया में, एक इंडिया में के बाहर हुआ है, इंडियन इनकम। तीसरा, आउटसाइड इंडिया एंड इन इंडिया, रिसीव्ड इंडिया के बाहर हुआ है बट ड्यू इंडिया में हुआ है। तो तीनों केसेस में हर एक कंडीशन में इंडिया लिखा है। तो जब तक इसमें इंडिया आता रहेगा वो इंडियन इनकम बनेगा। एंड फिर उसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ। तो व्हाट इज इजी, हाउ इट्स इजी टू रिमेंबर, इतना ध्यान रखना है कि फॉरेन इनकम मीन्स ड्यू आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ये छोड़ के बाकी जो भी इनकम है डायरेक्टली क्या होंगे, आपके इंडियन इनकम होंगे। एंड नाउ दिस टेबल इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल HF के लिए 3 स्टेटस है, ROR, RNOR, NR। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इनकम। देखो कैसे टैक्स देना है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मतलब ये इंडियन इनकम है, तो सभी को इंडिया में टैक्स देना है। इनकम अर्न इन इंडिया, रिसीव्ड का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऊपर ही कहा कि ड्यू और रिसीव्ड दोनों में से एक भी अगर इंडिया में होता है, आई रिपीट, ड्यू और रिसीव्ड दोनों में से एक भी इंडिया में होता है तो वो इंडियन इनकम माना जाएगा। कौन सा इनकम माना जाएगा, इंडियन इनकम। ड्यू और रिसीव्ड दोनों में से एक भी अगर इंडिया में हो रहा है तो एन इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। तो ये पहला पॉइंटर आप सबको मिल गया। क्या पहला पॉइंट मिल गया कि इंडियन इनकम है तो सबको इंडिया में टैक्स देना है। नेक्स्ट, इनकम अर्न रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। देखो ये फॉरेन इनकम है, ड्यू भी इंडिया के बाहर हुआ है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हुआ है। फ्रॉम अ सोर्स कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, लेकिन बिजनेस मैनेज इंडिया से हुआ है, मैनेज यहां से हुआ है, इनकम ड्यू वहीं पे हुआ है, पैसा वहीं पे मिला, तो है वो फॉरेन इनकम ही, खाली इंडिया से मैनेज हुआ है। तो जो बंदा मैनेज कर रहा है वो इंडिया में है, बाकी पूरा एक्टिविटी सब कुछ इंडिया के बाहर हो रहा है, पैसा भी बाहर आ रहा है, तो टेक्निकली फॉरेन इनकम ही, उसका नेचर नहीं बदलता है। प्रॉब्लम क्या है, जब भी वर्ड एग्जाम में इंडिया आता है बच्चों को लगता है कि इंडियन इनकम, कुछ भी हो जाए इंडिया आ गया मतलब इंडियन इनकम। प्लीज 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 रिमेंबर, ये एक्सेप्शन है, हर एक केस में इंडियन इनकम नहीं होता है, ठीक है। तो ये फॉरेन इनकम है, बस मैं बिजनेस मैनेज इंडिया से कर रहा हूं, तो बताओ क्या होगा। तो इन दोनों के लिए टैक्सेबल है, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। तो ऐसा फॉरेन इनकम है जो मैं कंट्रोल इंडिया से कर रहा हूं, तो RNR को इंडिया में टैक्स देना है, NR को नहीं देना है। एंड तीसरा, इनकम अर्न रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ सोर्स नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अभी सब कुछ इंडिया के बाहर हुआ है, कंट्रोल भी इंडिया में नहीं हुआ है, वेरी सिंपल। क्या देखो, टैक्सेबल टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। तो प्लीज ये पार्ट आपको लर्न करना है कि अगर फॉरेन इनकम है, ड्यू आउटसाइड इंडिया, रिसोर्स है, बट मैनेज इंडिया से किया है, तो क्या होगा फिर, RNOR है तो इंडिया में टैक्स देगा। अगर इंडिया से मैनेज नहीं हुआ है तो RNOR इंडिया में टैक्स नहीं देगा। बाकी ROR एंड NR के लिए ट्रीटमेंट सेम है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट ROR एंड NR, यू नीड टू टेक केयर ऑफ RNOR, क्योंकि दोनों का देखो ट्रांजैक्शन एक ही है फॉरेन इनकम, बट एक इंडिया के बाहर मैनेज हुआ है, एक इंडिया में मैनेज हुआ है। तो इंडिया में मैनेज हुआ है तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया मैनेज नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको ऐसे पॉइंटर लर्न करना है। मतलब इसमें क्या क्या पॉइंटर मिलते हैं, अगर मैं मार्किंग करूँ तो ये पहला पॉइंट मिल गया मेरे को। सो क्या पहला पॉइंट है,
कि अगर आप ROR हो तो आपको हर एक इनकम में इंडिया में टैक्स देना है। दूसरा मेरे को मिला ये पॉइंट कि अगर इंडियन इनकम है तो सभी लोगों को इंडिया में टैक्स देना है। तीसरा कि एज ए नॉन रेसिडेंट आपको किसी भी फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एंड चौथा कि अगर तुम RNOR हो तो इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम वही टैक्सेबल है जो इंडिया से कंट्रोल हुआ है, जो इंडिया के बाहर से कंट्रोल हुआ है उस टाइप का फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझा सबको? चेक कर लो एक बार, ये चारों पॉइंट लिख डालो। नेक्स्ट नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है रेमिटेंस वर्सेस रिसिप्ट। नाउ अभी कंफ्यूजन क्या है कि कैसे पता चलेगा सर इनकम इंडिया में मिला है या इंडिया के बाहर? द कॉन्सेप्ट इज रिसिप्ट। तो काफी ऐसा होता है कि पैसा एक कंट्री में आता है फिर हम बाहर उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। तो रिसिप्ट का मतलब है कि पहला है ना, फर्स्ट ओकेजन, पहला प्यार कहाँ पे हुआ है उसको सच्चा प्यार माना जाता है। तो अगर आप यूएस में जॉब कर रहे हैं, आपको पैसा यूएस में मिला तो वो फॉरेन इनकम माना जाएगा। बाद में आपने उसको इंडिया भेजा आपके पेरेंट्स के पास, उसको रेमिटेंस मानेंगे एंड रेमिटेंस पे टैक्स नहीं आएगा। सो हाउ टू डिसाइड रेसिडेंट इंडिया? फर्स्ट कहाँ पे मिला वो देखना है, फर्स्ट कहाँ पे मिला वो आपको देखना है, बाद में कहाँ पे मिला इंपॉर्टेंट, कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड एक पॉइंट ध्यान में रखना है, देखो अच्छे से, ये एग्जाम में बार बार आता है। देखो पहला एक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब ये फॉरेन इनकम है, ड्यू रिसीव्ड सब इंडिया के बाहर हुआ है। ईयर प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब ये करंट प्रीवियस ईयर का नहीं है, लेकिन इंडिया में इस साल आप लेके आए हो तो ये आज इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो फॉरेन इनकम है, पिछले साल का है, इंडिया में तुम लेके आए हो तो आज टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये अनटैक्स प्रॉफिट है, आज टैक्स देने की जरूरत नहीं है। या तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंपनी, अभी कंपनी का दो तरह के कंपनी अपने पास है, वन इज इंडियन कंपनी, सेकेंड फॉरेन कंपनी। अभी जो इंडियन कंपनी वो ऑलवेज इंडिया में क्या मानी जाती है? रेसिडेंट, करेक्ट। तो टाटा मोटर्स जो है इंडियन कंपनी, मतलब जिसका इंकॉर्पोरेशन यहाँ पे हुआ है, तो बोले वो बिजनेस दुबई में भी करते, कहीं पे भी करे, क्योंकि ब्रांच इंडिया के बाहर क्यों ना हो, अगर इंडियन कंपनी है तो वो पैसा कहीं पे भी कमाए उनको टैक्स इंडिया में देना है। एंड फॉरेन कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर आपका छोटा फॉरेन कंपनी, छोटा मतलब जिनका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, तो बाय डिफॉल्ट नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। एंड अगर 50 करोड़ के ऊपर है तो देखा जाएगा पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, एंड फिर पोएम के हिसाब से आपका रेसिडेंट स्टेटस क्या होगा डिसाइड होगा, इसके हिसाब से, पोएम के हिसाब से। तो देखा जाए तो ये और आखिरी फिक्स है, इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट, छोटा फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर है नॉन रेसिडेंट। तो जिस फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है उसके लिए अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोएम। तो फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर एक्सीड 50 करोड़ इन लास्ट प्रीवियस ईयर, इन मतलब करंट प्रीवियस ईयर, लास्ट मतलब इन करंट प्रीवियस ईयर, है ना। तो उनके लिए फिर दो क्राइटेरिया है, उनके लिए डिसाइड करेंगे हम पोएम, एंड पोएम के बेसिस पे डिसाइड होगा कि पोएम अगर फुल्ली इंडिया में है तो क्या होगा। देखो यहाँ पे दिया है, पोएम पूरा इंडिया में है तो रेसिडेंट, पूरा इंडिया के बाहर है पोएम नॉन रेसिडेंट, पार्टली है तो भी रेसिडेंट। अच्छा ये मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट। तो फॉरेन कंपनी के लिए कौन सा फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है, उनका पोएम मतलब अगेन कहाँ से बिजनेस मैनेज हुआ है, तो अगर पूरा इंडिया से हुआ है तो रेसिडेंट, पार्टली इंडिया से, पार्टली इंडिया के बाहर रेसिडेंट, पूरा इंडिया के बाहर हुआ है तो नॉन रेसिडेंट। पार्टली का कोई डेफिनेशन नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड बाय एनी परसेंटेज। सो देखो व्हाट इज पोएम, ये दिया है मैंने, यानी किसके ऊपर डिपेंड है, एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है या इंडिया में, चेक करना है।
तो पोएम डिसाइड करने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना है कि उनका एक्टिव बिजनेस कहाँ पे, इंडिया में, इंडिया के बाहर, एंड उस बेसिस पे पोएम के क्राइटेरिया चेंज होंगे। ये था एक बेसिक डिस्कशन फॉर कंपनी। नेक्स्ट अपने को एग्जाम में मोस्टली इंडस्ट्री के क्वेश्चन ही आते हैं। नेक्स्ट फॉर अदर एसएससी, छोटे मोटे एसएससी जो है फर्म, एओपी, बीओआई, बाकी सबके लिए व्हाट इज द क्राइटेरिया, सेम लाइक एचओएफ। सो क्या है एचओएफ का क्राइटेरिया, सेम, प्लेस ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट फुल्ली इंडिया में तो रेसिडेंट, पार्टली है तो भी रेसिडेंट, फुल्ली आउटसाइड है तो नॉन रेसिडेंट। एंड रेसिडेंट स्टेटस एंड इंश्योरेंस ऑफ टैक्स, ये अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया, ये सेम इनकम है, पहले दो इंडियन इनकम, आखिरी के दो फॉरेन इनकम। अगर आप रेसिडेंट है तो ऑलवेज टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट है तो ओनली फॉरेन इनकम टैक्सेबल, मतलब ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल, फॉरेन इनकम पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है रेसिडेंट स्टेटस फॉर अदर एसएससी। ये किसके लिए था, अदर एसएससी। अच्छा, अदर एसएससी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अभी जितने भी लोग इंडिविजुअल एचओएफ है उनके लिए 3 स्टेटस है, आरओआर, आरएनओआर, एनआर, एंड बाकी जितने भी एसएससी अदर उनके लिए 2 ही स्टेटस है, इसलिए वो टेबल 2 बार दिया है। तो ओनली यू एंड मी एंड एचओएफ कैन हैव 3 पॉसिबल स्टेटस, बाकी सबके लिए 2 ही स्टेटस होंगे। कितने, ठीक है, तो ये बाकी सब सेम ही। नाउ लास्ट पॉइंट अपना डिस्कस करना है सेक्शन 7 एंड 9। नाउ व्हाट इज 7 एंड 9, ये है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्योंकि अगर देखेंगे ये जो इंडियन इनकम का डेफिनेशन था जो अपन ने देखा, देखो यहाँ पे एक वर्ड है डीम्ड टू बी। तो व्हाट इज डीम्ड टू एक्रू एंड व्हाट इज डीम्ड टू रिसीव, ये अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 एंड 9 में। डीम मतलब एज्यूम टू बी, तो ये बात करते हैं सेक्शन 7 एंड 9। देखो इंडियन इनकम कैसे डिसाइड होगा, 2 क्राइटेरिया, या तो रिसीव्ड होना चाहिए या तो एक्रूड, है ना। व्हाट इज रिसीव्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम, व्हाट इज ड्यू, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो इनकम यही पे ड्यू होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे, व्हाट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड, है ना। सम ऐसे कैसे एज्यूम करेगी कि इनकम मिला है, या डीम टू एक्रू, तो ये एज्यूम कैसे करना है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो ये चीजें पढ़ना है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आपको समझ में आ गया। चलो नाउ, नाउ व्हाट इज रिसीव्ड इन इंडिया, सिंपल, जो आपके बैंक में पैसा जमा होगा। नाउ व्हाट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड, डीम्ड का मतलब है, मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, देखो ये है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अभी आप तो स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एम्प्लॉयर हर मंथ कुछ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। वो अमाउंट भले उनको आज नहीं मिलेगा पर रिटायरमेंट में तो उनको मिलेगा। अगर ये सोच के बताऊं, इमेजिन द सिचुएशन, एम्प्लॉयर आपको हर मंथ कुछ ना कुछ आपके लिए पैसा डिपॉजिट कर रहा है ताकि आपका रिटायरमेंट एकदम मस्त हो। तो एज अ पेरेंट्स वो उनके अकाउंट में भी नहीं आ रहा है, बट उनके लिए जमा पूंजी की जा रही है। तो ये उनको बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना उनको, क्या एम्प्लॉयर को वापस देंगे, नहीं देंगे। तो उनके लिए आज डीम टू एक्रू माना जाएगा, डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। तो ये सभी डिस्कशन कहाँ पे होंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर 4 में होगा। तो जहां जहां पे एम्प्लॉयर आपके फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो भले वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आज नहीं आ रहा है, बट फ्यूचर में बेनिफिट आप ही लोगे ना, तो उसको आज इनकम टैक्स ने डीम टू बी रिसीव्ड माना है और आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज एक्रू इन इंडिया, ड्यू इन इंडिया। तो पढ़ना क्या अभी, डीम टू एक्रू। तो डीम टू एक्रू के इतने सारे सभी केसेस है जो मैं आपको फटाफट फटाफट बताने वाला हूँ, एंड फिर अपन इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ उसमें पहला आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अच्छा, फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोविजन है फॉर नॉन रेसिडेंट। तो मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ किसके लिए, नॉन रेसिडेंट है। ओके, तो कोई बंदा है, इमेजिन करो टॉम क्रूज है जो यूएस में है, ओके, एंड उसके बिहाफ पे एज अ पर्सन यू आर डूइंग सम एक्टिविटीज, तो उस एक्टिविटी से उनको जो इनकम होगा वो उनके लिए इंडिया में डीम टू एक्रू होगा, वो इंडियन इनकम होगा। एंड इंडियन इनकम होगा तो क्या करना पड़ेगा, टकाटक इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, टकाटक। ठीक है, तो ये 5 काम वो कर रहा है, ए बी सी डी और ई। देखो पहला मैंने हाईलाइट करके दिया है, उनके बिहाफ पे आपने इंडिया में कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड किया है, ठीक है, तो उससे जो भी इनकम मिलेगा वो टॉम क्रूज के लिए डीम टू एक्रू इन इंडिया होगा। दूसरा, आप इंडिया में उनके लिए गुड्स रख रहे हैं एंड यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर उनको जा रहे हैं, वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंड आप उनको आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो इसलिए उसको ऑर्डर मिल रहा है। तीसरा, आप उनके लिए इंडिया में ऑर्डर सिक्योर कर रहे हो, पॉइंट बी में आप स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पॉइंट सी में आप उनके लिए ऑर्डर सिक्योर कर रहे हो
डिस्पैच वो करेंगे। तो या तो आप ऑर्डर सिक्योर करेंगे, डिस्पैच वो करेंगे, या फिर ऑर्डर बोलेंगे, डिस्पैच आप करेंगे। दोनों केस में आपका रोल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो उससे उनको जो भी फायदा होगा वो उनके लिए इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। फोर्थ, कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए इन द नेम ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड रिलेटेड टू यूज ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। मतलब या तो प्रॉपर्टी आप उनके भी आप उनका प्रॉपर्टी इंडिया में बेच रहे हो या किसी को यूज करने के दे रहे हो, उन्होंने आपको पावर ऑफ एटर्नी दिया है एंड ऑन दैट बेसिस यू आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी। अब उनका प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो, ओनरशिप दे रहे हो किसी को, तो उससे जो इनकम मिलेगा, या फिर आप उनके बिहाफ पे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो इंडिया में ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, तो इस तरह के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, तो मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय नॉन रेसिडेंट, सर्विस वही देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो उससे भी जो इनकम होगा वो टॉम क्रूज के लिए डीम टू एक्रो होगा। एंड पांचवा है इकोनॉमिक प्रेजेंस, जहां पे आपकी जरूरत नहीं है। दीज आर द ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। देखो, ट्रांजेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड सर्विस और प्रॉपर्टी कैरिड बाय नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर। अभी ऑनलाइन चीजें होगी जिसमें आपकी जरूरत नहीं है, तो कोई वो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं जहाँ पे डेटा डाउनलोड हो रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स, ये ऑनलाइन सर्विस है, आप डेटा यहाँ पे देख रहे हैं। इफ द बट ये इंडिया में डीम टू एक्रो कब होगा, मतलब इसमें इकोनॉमिक प्रेजेंस कब माना जाएगा? इससे जो पेमेंट जा रहा है उनको पर ईयर 2 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, या फिर उनके इंडिया में यूजर्स कितने होने चाहिए? 3 लाख से ज्यादा। तो दोनों अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो ही उससे जो भी इनकम मिलेगा इस तरह से एक्टिविटी से, जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी है, वो भी इंडिया में डीम टू एक्रो माना जाएगा। तो ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछते हैं। एंड ऐसे कौन से 5 एक्टिविटी है जो इंडिया में डीम टू एक्रो नहीं माना जाएगा? अच्छा, डज नॉट इंक्लूड का मतलब है, एंड इंक्लूड का मतलब है, दोस्तों इंक्लूड का मतलब है वो इंडियन इनकम होगा। कौन सा होगा? एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल एसएससी, है ना। जब मैं बोलता हूं डज नॉट इंक्लूड, इसका मतलब है वो इंडियन इनकम नहीं होगा, इसका मतलब है वो फॉरेन इनकम होगा। एंड फॉरेन इनकम पे कौन टैक्स देगा? RNOR टैक्स देगा। बच्चे यहाँ पे बोलते हैं इनकम ही नहीं है, गाइस इनकम नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंडियन इनकम नहीं मतलब वो फॉरेन इनकम है। एंड हु पेज टैक्स ऑन फॉरेन इनकम? RNOR। कौन देता है? या ROR देता है? बताओ कौन देता है फॉरेन इनकम पे टैक्स? ROR देता है। एंड RNOR कब देता है आपको पता है ना, क्योंकि इंडियन इनकम होगा तो सबको इंडिया में टैक्स देना है, फॉरेन इनकम है तो ROR देगा। RNOR कब देगा? जब वो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है तब। कौन सा है, कौन सा इनकम इंडिया में नहीं माना जाएगा? जो एक्टिविटी उनके इंडिया के बाहर हो रही है। तो टॉम क्रूज ने एक एजेंट जापान में भी अपॉइंट किया है, तो उनकी ग्लोबल एक्टिविटी पे इंडिया में टैक्स नहीं देना है। जो एक्टिविटी इंडिया के बाहर हो रही है उसमें इंडिया कोई संबंध नहीं है, तो उसमें उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, वो इंडिया से खाली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ टॉम क्रूज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से। अभी एक्सपोर्ट से इंडिया को फायदा हो रहा है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने एग्जाम क्यों किया है? क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो अपना जीडीपी इंप्रूव होगा, अपना एक्सपोर्ट शेयर बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी आएगा, विद डिफरेंट कंट्रीज अपने रिलेशन बिल्ड होंगे। तो अगर वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते तो इंडिया में टैक्स नहीं आएगा। तो काफी सारे कंपनीज है मल्टीनेशनल, जैसे टोयोटो है, वो इंडिया में लेके आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो इसमें इनकम हो रहा है, बट अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। दूसरा, न्यूज एंड व्यूज इंडिया में कलेक्ट करके उसका ट्रांसमिशन इंडिया के बाहर हो रहा है। इंडिया में फिल्म शूटिंग के लिए आले है, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड, है ना, बस डायमंड का इंडिया में डिस्प्ले होने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है, तो उससे जो इनकम मिलेगा, तो ये जो 5 एक्टिविटी है इससे जो भी इनकम मिलेगा वो इंडिया में डीम टू एक्रू नहीं होगा, मतलब वो फॉरेन इनकम होगा। एंड उसमें ROR RNOR है तो टैक्स देना पड़ेगा। RNOR का केस पता है, एंड इंक्लूड है मतलब वो इंडियन इनकम है, सबको इंडिया में टैक्स देना है। दूसरा दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया, बहुत सिंपल है। पहला वाला एग्जांपल है रेंटल इनकम, आपने प्रॉपर्टी को इंडिया में लेट आउट किया है, रेंट आपको कहीं भी मिले, प्रॉपर्टी इंडिया में है ना, तो उसका रेंट इंडिया में डीम टू एक्रू माना जाएगा, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली आपने एसेट को ट्रांसफर किया है, मतलब आपने इंडिया में एसेट बेच दिया, आप इंडिया के बाहर हो, पैसा इंडिया के बाहर मिला, बायर इंडिया के बाहर है, तो वो इस दोनों में लर्निंग पॉइंट क्या है?
अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है, उसका इनकम रेंटल हो या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो, कहीं पे भी मिले, वो इंडिया में ही डीम्ड टू एक्रू माना जाएगा। नेक्स्ट, सैलरी इनकम। सैलरी इनकम के लिए क्या होगा? अगर आप सर्विस इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सर्विस कहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं? इंडिया में अगर सर्विस प्रोवाइडर है, रेंडर इन इंडिया, एम्प्लॉय कोई भी हो, तो इंडिया में टैक्स देना जरूरी है। तो जितने भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, उनका सैलरी इंडिया में डीम्ड टू एक्रू होगा। मतलब जितने लोग इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, बताओ, उनका सैलरी इंडिया में डीम्ड टू एक्रू नहीं होगा। आई रिपीट, जो लोग इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, उनका सैलरी इंडिया में डीम्ड टू एक्रू नहीं होगा। बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप इंडिया के सिटीजन हो एंड आप इंडिया के बाहर काम कर रहे हो, जो भी मैंने कहा था, तो इन तीनों केस में वो इंडियन इनकम होगा, डीम टू एक्रू इन इंडिया माना जाएगा। कब? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इंडिया के सिटीजन हो एंड वर्किंग आउटसाइड इंडिया, जैसे इंडियन एम्बेसी वर्किंग इन सिंगापुर है ना। अगर आप किसी बाहर के देश में जाते हैं, यू हैव टू अप्रोच इंडियन एम्बेसी, तो वो लोग जो काम कर रहे हैं, उनको जो सैलरी मिलेगा वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिमिलर कैपेसिटी में उनके लोग अगर इंडिया में काम कर रहे हैं, तो अपन ने उनका सैलरी माफ कर दिया है। लाइक सिंगापुर एम्बेसी वर्किंग इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी वर्किंग इन सिंगापुर, दोनों कंट्री ने एक दूसरे का टैक्स माफ कर दिया है। अगर दोनों में से एक कंट्री टैक्स माफ नहीं करेगी, तो अदर कंट्री भी टैक्स माफ नहीं करेगी। तो इसमें कंडीशन क्या है? जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो, है ना, उनके एम्प्लॉय यहाँ पे रहेंगे, तो उन्होंने अगर अपने एम्प्लॉय को एग्जम्पशन दिया, तो अपन भी उनके एम्प्लॉय को क्या करेंगे? एग्जम्पशन देंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उनके एम्प्लॉय तो इंडिया में काम कर रहा है, तो इनको एग्जम्पशन क्यों मिला है? क्योंकि उनके जो एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहे हैं, उनका सैलरी अपन यहाँ पे टैक्स नहीं लेंगे। इसलिए इन लोगों को सैलरी देखा जाए तो ड्यू आउटसाइड इंडिया है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, मतलब मिला भी वही पे है, लेकिन वो इंडिया में डीम्ड टू एक्रू माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अलाउंस एंड परक्विजिट्स मिलते हैं, जो अपन सैलरी में पढ़ेंगे, अलाउंस के एंड परक्विजिट, वो इंडिया में टैक्स नहीं है। ओके, तो बाहर जो आपको अलाउंस परक्विजिट मिलते हैं, वो एग्जेम्प्ट है, बाकी सैलरी इंडिया में डीम्ड टू एक्रू होगा। एंड लास्ट पॉइंट बोला है कि कोई बंदा है जो इंडिया में रह रहा है, बेचारा फॉरेन कंट्री का बंदा है, उसको इंडिया में पेंशन रिसीव्ड हो रहा है। अब रिसीव्ड हो रहा है मतलब इंडियन इनकम है, तो उसको माफ कर दिया गया, बेचारे को पेंशन पे टैक्स देना पड़ेगा, तो छोड़ दो उसको। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, डिविडेंड। डिविडेंड जो होगा, इंडियन कंपनी डिविडेंड दिया है, अगर आप इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इंडिया के बाहर भी हो तो भी देखो, एनी डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। तो इंडिया में दिया तो इंडियन इनकम ही है, क्योंकि कंपनी इंडिया में तो ड्यू यही पे हुआ है। बट जो लोग बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, एफआईएस ने बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट किया है, दे गेट डिविडेंड आउटसाइड इंडिया, तो उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बस एक ही कंडीशन है, वो डिक्लेरेशन बेसिस पे टैक्स नहीं होगा, जब उनको मिलेगा उस साल टैक्स देना है। तो अपन ने 24-25 में डिक्लेयर किया, उनको दिया 25-26 में, मैं इंडिया की बाहर की बात कर रहा हूँ, तो 24-25 पे टैक्स नहीं देना है, 25-26 में उनको टैक्स देना है। ठीक है, एंड नाउ आखिरी 3 टेबल, ये टेबल है इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो यहाँ पे भी अगर आपको पहला एजम्पशन है कि जिस बंदे ने लोन दिया है वो नॉन रेसिडेंट है ना, जिस बंदे ने लोन दिया वो कौन है? नॉन रेसिडेंट है। तो देखो, पहला तो आप इंडिया के बाहर हो, आपने लोन दिया, किनको दिया है? सर गवर्नमेंट को लोन दिया है। कौन से पर्पज के लिए? कोई भी पर्पज के लिए। तो आप इंडिया के बाहर हो, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी पर्पज के लिए वो लोन यूज करे, अमाउंट, इंटरेस्ट तो आपको इंडिया के बाहर मिलेगा। अभी आपके मन में क्वेश्चन है, इस मैंने लोन इंडिया के बाहर से दिया है, मेरे को इंटरेस्ट भी इंडिया के बाहर से मिल रहा है, मतलब इंडिया के बाहर मिल रहा है, तो टेक्निकली इंडिया में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वैसा नहीं होगा, ये इंडियन इनकम माना जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट इंडिया का है, आपका पैसा इंडिया में यूज हुआ है, तो डीम टू एक्रू इन इंडिया माना जाएगा, और आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड, आप नॉन रेसिडेंट हो, आपने मेरे को लोन दिया, मैं हूँ रेसिडेंट। अभी देखो मैं किस पर्पज के लिए पैसा यूज कर रहा हूँ। पहला, कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया और अर्निंग इनकम आउटसाइड इंडिया, मतलब मैं इंडिया में हूँ, मैंने आपसे पैसा लिया, वो यूज मैंने सिंगापुर के बाहर किया बिजनेस के लिए या किसी और इनकम कमाने के लिए, तो टेक्निकली आपका पैसा इंडिया में यूज नहीं हो रहा है, तो ये इंडियन इनकम नहीं माना जाएगा। अगेन बता रहा हूं, ये फॉरेन इनकम माना जाएगा। इनकम तो है ना, फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम पे कौन टैक्स देगा?
ROR टैक्स देगा, बाकी किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RNOR खाली एक ही केस में टैक्स देता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो नो का मतलब ऐसे नहीं कि इंडियन इनकम नहीं है, नो का मतलब वो इंडियन इनकम नहीं है। तीसरा, किसी और पर्पज के लिए मैंने आपसे लोन लिया है, घर लेने के लिए लिया है ना, मेडिकल इमरजेंसी के लिए मैंने आपसे लोन लिया है, तो वो ऑलवेज मैं आपको जो इंटरेस्ट दूंगा इंडिया के बाहर, वो आपके लिए इंडियन इनकम होगा, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो जहां जहां पे यस लिखा है ऑलवेज आपको टैक्स देना है, जहां पे नो लिखा है आपको तभी टैक्स देना है जब आप इंडिया में क्या बनते हो, रेसिडेंट। तीसरा, आपने लोन नॉन रेसिडेंट को दिया है फॉर कैरिंग बिजनेस इन इंडिया, बात खत्म, सिंपल। आपका पैसा इंडिया में यूज हो रहा है, यस ऑल एसएसी, इंडिया में टैक्स देना है। चौथा, आपने नॉन रेसिडेंट को लोन दिया है फॉर एनी पर्पज, है ना, करें ना, ऊपर का बिजनेस प्रोफेशन है, बिजनेस प्रोफेशन छोड़ के किसी और पर्पज के लिए दिया है, कहीं पे भी दो, तो वो इंडियन इनकम नहीं होगा, ये फॉरेन इनकम होगा। फॉरेन इनकम खाली किसके लिए टैक्सेबल है, ROR के लिए टैक्सेबल है। तो गाइस इन पूरे टेबल में आपको लर्न क्या करना है, जिस बंदे ने लोन दिया वो इंडिया के बाहर है, यह है बोरोवर जो इंडिया में है, इस पर्पज के लिए पैसा यूज कर रहे हैं, एंड इंटरेस्ट इंडिया के बाहर दिया जा रहा है। तो अलग अलग सिचुएशन पे जहां जहां पे यस लिखा है वो इंडियन इनकम है, इंडिया में टैक्स देना है, जहां पे नो लिखा है फॉरेन इनकम है, वो खाली ROR को टैक्स देना है, क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया था इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। एंड लास्ट टेबल रॉयल्टी का है एंड टेक्निकल सर्विस का है, इसमें बस इतना पार्ट अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही है। ये दोनों टेबल आपको हाथों हाथ पढ़ना है, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, आपके लिए एकदम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो गाइस सही एक रिवीजन जहाँ पे अपन ने ये अपन बाद में अदर्स उसमें कवर करेंगे। तो ये था रिवीजन ऑफ रेसिडेंट स्टेटस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है एंड हमारे चैनल को फॉलो करना है एंड दोस्तों के साथ शेयर करना है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर सजेशन, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू एंड बाय बाय।